दोनों भाइयों की ज़रा इस कहानी को सुनो, तुम अपने आप समझ जाओगे हाथ क्यों काँपते हैं। दोनों भाई अपना गाँव में रह कर के तैयारी कर रहे थे, चाहते थे एसएससी में लग जाऊँ, ठीक है। तैयारी उन्होंने शुरू करी लेकिन घर पे हो नहीं पा रही थी, तो पिताजी से बोल करके बोले कि पिताजी आज तो मैं गाँव छोड़ करके शहर में जाऊँगा, दिल्ली जा रहा हूँ या पटना जा रहा हूँ या एक शहर में जाकर के रहने लगे, कह रहे मैं वहाँ जाकर के तैयारी करूँगा, ठीक है। जब वो वहाँ पर चले गए अपना घर छोड़ करके, तो दोनों भाई-बहन जाकर के तैयारी करते हैं। सुन लेना आज इस कहानी को, तुम्हारे सारे प्रश्न जो है वो हल हो जाएँगे। मैम आप आज आप नहीं गए प्रयागराज? नहीं बेटा मैं आज नहीं गई, मैं जब जाऊँगी तो आपको बता दूँगी, ठीक। कहानी है एक भाई और एक बहन की, श्याम और पूजा। दोनों ही अपना गाँव छोड़ करके शहर में जाने लगे और शहर में जाकर के बस गए, वहाँ जाकर अपनी तैयारी शुरू कर दी। एसएससी की तैयारी कर रहे थे और इसी के चलते जैसा कि आप जानते हैं शुरुआत में जब किसी की भी तैयारी शुरू होती है तो एक बहुत बढ़िया-सा जोश बच्चों के मन में होता है। एक जुनून होता है कि अब तो मुझे दिन-रात लगकर पढ़ाई करनी है, घर छोड़ कर के आया हूँ, ठीक है। शुरुआत का 1 महीना बढ़िया रहा, कोचिंग जॉइन कर ली, लाइब्रेरी लगा ली, अपना घर पे तैयारी, सेल्फ स्टडी सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन पूजा ने अपनी तैयारी जो थी ना, वो बढ़िया से करी, रेगुलर क्लास जाती थी, अपनी कोचिंग करती थी, सब कुछ उसका रेगुलर था। लेकिन जो श्याम था, थोड़ा-सा मैम होता है ना लड़कों के अंदर, दोस्तों के साथ बहक जाते हैं, कहते हैं अच्छा दिल्ली आया हूँ, चलो दिल्ली भ्रमण कर लेता हूँ, आज की क्लास का क्या है छोड़ देता हूँ, आज की क्लास छोड़ दी। इसी प्रकार से 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, रोज़ अपनी क्लास छोड़ने लगा, सेल्फ स्टडी छोड़ दी और मैडम अपनी पढ़ाई को दरकिनार कर दिया। देखते ही देखते पूजा ने समझाया बहुत कि भाई पढ़ ले, मेहनत कर ले, सिलेक्शन हो जाएगा तो पिताजी का नाम रोशन हो जाएगा, लेकिन नहीं, श्याम भाई साहब नहीं माने, लेकिन पूजा हमारी बहुत सिंसियर थी, पढ़ती रही। जैसे-जैसे पूजा अपनी पढ़ाई करती रही, अचानक से 5-6 महीने बीत गए देखते ही देखते और दिन आ गया आपके एसएससी के एग्ज़ाम का। अब जब एसएससी का एग्ज़ाम का दिन आया, दोनों को ही पेपर देने जाना था, दोनों पेपर देने गए, बढ़िया तरीके से गए। एक के मन में डर था कि पढ़ाई की है, अच्छा होगा कि नहीं, और दूसरे के मन में ये डर था कि पढ़ाई नहीं की है, अब आगे क्या होगा? होता है कि नहीं? ठीक है। चलो भैया, दोनों पेपर देकर आते हैं और पेपर देके आने के बाद समय बीतते ही बीतते उनका रिज़ल्ट आ जाता है। अब जिस दिन रिज़ल्ट आया, पिताजी भी गाँव से आ गए, पिताजी भी घूमने आए हुए थे कि चलो दिल्ली का थोड़ा हम भी भ्रमण कर लें। पिताजी के सामने जैसे ही रिज़ल्ट आया, अब सोचिए किसकी हालत बुरी होगी मैम, श्याम की या पूजा की? आप ही मुझे कमेंट करके बता दो जल्दी से, फटाफट से। किसकी हालत बुरी होगी? मैम पिताजी सामने बैठे हैं और हमारा रिजल्ट आ चुका है, पीडीएफ खोल रहा हूँ, पूछा बड़े प्यार से कि ठीक है चलो, डर उसको भी था, हाथ उसके भी काँप रहे थे, लेकिन वो अपने रिजल्ट को खोलकर देखती है और उसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम था और ये इसी हालत में भागता हुआ नज़र आया। क्यों? पढ़ाई तो करी नहीं थी, रिजल्ट में नंबर आना नहीं था, पता था पिताजी से कुटाई से अच्छा है पहले ही भाग जाऊँ। उस समय पर इन दोनों के क्या हो रहा था, दिल में घबराहट, हार्ट बीट बढ़ चुकी थी, बीपी बढ़ चुका था, पसीने आने शुरू हो गए थे और मैम इसी अवस्था में हाथ काँप रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का जो ब्रेन में एक सिस्टम बैठा होता है ना, जिसे कहते हैं स्वायंत्र तंत्र का तंत्र, जिसके अंतर्गत आता है अनुकंपी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो काम कर रहा था। कई बार सुना होगा ना एड्रेनलिन रश हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है? या हम बात करें बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। तो ऐसी अवस्थाओं में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर अचानक से ये सारे सिम्पटम्स नज़र आते हैं और ये कौन सँभालता है? हमारा ब्रेन सँभालता है। तो अपने आप हुआ। कभी ऐसा काम ऐसा तो नहीं होता ना कि मैम आप जानबूझ करके कर रहे हो। ये अपने आप है, बॉडी अपने आप रिस्पॉन्ड करती है कि जब तुम्हें पता है कि भैया किसी से लड़ाई होने वाली है या जब आप पहली बार एरोप्लेन में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं तो लगता है ना कुछ अजीब-सी घबराहट होती है। बस यही चीज़ हमें नज़र आती है, ठीक है? रोना आ जाता है ये देखो। तो ऐसी समस्याओं का समाधान किसके पास है? हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास है। इसके लिए ज़रा इस कॉन्सेप्ट के सवाल के उत्तर के लिए एक फ्लो चार्ट बना लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैडम हमने पढ़ा था मस्तिष्क के बारे में और मस्तिष्क 2 प्रकार के सिस्टम रखता है, या मैं कहूँ नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम, ठीक है? ये तंत्रिका तंत्र एक तरफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस में बटा है और दूसरी तरफ पीएनएस में बटा होता है, जिसे हमने कल बताया था परिधीय तंत्रिका तंत्र, करेक्ट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 भाग आते हैं, एक आपका मस्तिष्क आता है और दूसरी आती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड। इसके अलावा परिधीय के अंदर भी हमने तो ये कहा था मैम सारी की सारी नसें आती हैं, बोलो हाँ कि ना? आवाज़ साफ आ रही है कि नहीं? हाँ जी, चलिए। 1 सेकंड रुको ज़रा। ठीक, सेशन को शेयर ज़रूर कर देना। देखो एक बार बढ़िया तरीके से अपने भाई, बंधु, दोस्त यार सभी तक पहुँचा करके आ जाना, जो क्लास में नहीं आ पाए हैं। मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप फ्री यूट्यूब पर ही पढ़कर अपना सिलेक्शन ले पाएँ, तो भाई इस चीज़ में कसर नहीं छोड़नी चाहिए। भला करना चाहिए सबका और अपना तो मैम हो ही रहा है। तो बढ़िया से एक बार शेयर करके आ जाना हर उस घर तक, हर उस स्टूडेंट तक जो पेड बैचेस से नहीं पढ़ना चाहता, जो चाहता है कि मैम यूट्यूब पे मेरी फ्री पूरी तैयारी यहाँ पर हो जाए। तो जल्दी से एक बार पहुँचा करके आ जाओ। दूसरा पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये 2 प्रकार का होता है जिसमें एक आता है सोमैटिक और दूसरा आता है ऑटोनॉमिक। इसको एक बार समझ लिया तो मैम फिर बार-बार हमें समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सोमैटिक का मतलब होता है देहिक तंत्र का तंत्र और ऑटोनॉमिक का मतलब होता है स्वायंत्र तंत्र का तंत्र। ये सिस्टम ऑटोमैटिक काम करता है मैम, और इसी ऑटोमैटिक सिस्टम का रीज़न जो हमने अभी पूरी कहानी पढ़ी वो था कि तनाव क्यों होता है, अपने आप होता है। इसी सिस्टम के अंदर आते हैं 2 भाग। ये 2 भाग कहलाते हैं आपके सिम्पैथेटिक यानी अनुकंपी और दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है? इसे हिंदी में कहते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और इसको कहा जाता है परानुकंपी। इस सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान क्या होता है, आपकी बॉडी में फ्लाइट, फाइट और फियर, कहते हैं ना उड़ो, लड़ो, डरो, ये वाली जो सिचुएशन होती है, ये इसी दौरान बनती है। जो हमारा एक हार्मोन होता है एड्रेनलिन, यही उसको सक्रिय करता है कि मैम सारा खेल किसका है, ब्रेन का है। अब जैसे ही कोई भी सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें घबराहट हो रही है, तुम उड़ान भर रहे हो या आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, तो ऐसी अवस्थाओं में क्या होता है, हमारा ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है और काम कैसे करेगा मैम, सारी सिचुएशन बिगाड़ देता है। क्या बिगाड़ा इसने? देखो आपके ब्लड के प्रेशर को बढ़ा दिया, आपकी धड़कनों को, हार्ट बीट को बढ़ा दिया, आपको पसीने आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, पसीने भर जाते हैं। साथ में कहते हैं ना गला सूख जाता है, यानी लार हमारी कम बनती है, लार बनना कम हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें
टेंशन में भूख ज़्यादा लगती है, तो वो मैम अपवाद है, बॉडी टू बॉडी अलग काम करता है। लेकिन यूजुअली आपके बॉडी में जब भी तनाव होगा, आपके बॉडी के भूख कहते हैं ना मिट गई, इसका मतलब हमारे पाचन के जो रस हैं वो बनने कम हो जाते हैं, लार बननी कम हो जाती है, जिसलिए हम कहते हैं गला सूख गया है। तो लार बननी कम हो गई, साथ में आपके पाचक रस बनने भी क्या हो गए, कम हो गए। कई बार ऐसा भी देखा होगा जब ऐसी अवस्थाएं आती हैं तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, बोलते हैं कि नहीं? हाँ जी, जल्दी से बताइए। कहते हैं कि आंखें खुली की खुली रह गई, मतलब मैम देखो ऐसी अवस्था हो जाती है, ये हमारी जो प्यूपिल होती है ना, ये डायलेट कर जाती है या कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है। तो इस प्रकार की अवस्थाएं भी आपको दिखाई देती हैं जब बॉडी में सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, अनुकंपी तंत्र का तंत्र। आज तक हमने ये पढ़ा था कि मैम हमारा एक हार्मोन बनता है इस दौरान में, वो हार्मोन भी इसी के द्वारा ही बनता है, ठीक है? बस इन्हें तो ये याद आता है कि जब मित्री से मिलने जाएं और अचानक मित्री के पापा आ जाएं तब यही सिचुएशन होगी। सिचुएशन ही मॉडिफाई कर दी है, सिचुएशन वही अभी शादी मित्र मित्री के चारों ओर घूम रही है मैडम। अगर इसके चारों ओर घुमा ली ना तो डेफिनेटली मैम मित्र मित्री पापा मम्मी सब मान जाएंगे, और अगर यहाँ नहीं घुमाई तो सोच लो कि वहां के सारा एक हार्मोन बनता है जिसको एड्रेनलिन के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर के ये है हमारा पूरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बोलो समझ गए? मित्र और मित्री के चारों ओर मत घुमाओ, इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा ये वाले साथ फेरे ले लो, वरना वो एक भी फेरा ना हो पाएगा। अभी सब ठीक है? चलो बहुत बढ़िया अश्विनी जी, बहुत शानदार, ऐसे ही मेहनत करनी है ना। तो ये कहलाता है मैम स्ट्रेसफुल सिचुएशन का मालिक कौन संभाल रहा है? ब्रेन। ब्रेन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक मतलब अनुकंपी, ये आपके बॉडी में एड्रेनलिन नाम का हार्मोन बनाएगा, साथ साथ में फ्लाइट फाइट फियर ऐसी अवस्थाओं में बनता है, बीपी बढ़ाएगा, दिल की धड़कन बढ़ाएगा। आप खुद ही इमेजिन करो ना कि मैम क्या क्या चीजें बढ़ सकती हैं, ये सारी परिस्थितियां हमारी बिगड़ जाती हैं, ठीक है, ये सब बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात बताओ मैम, ये बढ़ तो गया, इस सिस्टम ने सारा बिगाड़ तो दिया, ऑटोमेटिक है, मन से हमारे नहीं होता, अपने आप हाथ कांपते हैं, होता है कि नहीं? इसको संभालने वाला कौन आएगा? इसको संभालने के लिए ये बैठा ना इसका भैया, ये आता है पैरासिम्पैथेटिक। इस पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स में क्या होता है? अब कहानी थोड़ी अधूरी छूट गई थी, इस कहानी में वापस आ जाओ जरा, कि मैडम चलो इसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो एस मतलब सिंपैथेटिक और एस मतलब स्ट्रेस, ये भाई साहब तो तनाव के जीवन में अपना आगे भाग लिए है ना, डर करके कि कुटाई ना हो जाए, भाग गए, ठीक है। पूजा जिसका सिलेक्शन हो गया था, अब उसके जीवन में क्या है मैम? कोई चिंता नहीं है, रिजल्ट का नाम अपना नंबर देखते ही वो क्या हो गई, सुकून में आ गई। अब उसके जीवन में क्या है? उठना है, नौकरी पे जाना है, आना है, खाना पीना है, बचाना, मतलब बस बहुत चिल रिलैक्स जीवन चल रहा है। तो रेस्ट और डाइजेस्ट वाली अवस्था आ जाती है। रेस्ट मतलब आरामदायक सिचुएशन, ठीक है, आराम है और पाचन पूरा पूर्ण रूप से चलेगा, तो पीसफुल सिचुएशन है, मैं कह सकती हूँ शांतिपूर्ण जीवन अब पूजा का यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो पीसफुल, पी से पैरासिम्पैथेटिक और एस से स्ट्रेस यानी तनाव, दोनों को इस प्रकार भी ध्यान रख सकते हैं। तो हमारा ये जो बॉडी में रिस्पॉन्स बनता है ना तनाव वाला, इसको शांत करने के लिए कौन आता है? तो मैडम इसको शांत करने के लिए आता है ये दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। थोड़ी देर बाद आएगा, अपने आप देखते हो ना, धीरे धीरे करके हमारा बीपी भी ठंडा हो जाता है, तनाव भी ठंडा हो जाता है, तब हमारा ये ब्रेन का इस हिस्से को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक, ये काम करता है। और ये क्या कहता है? भैया हो गया जो हो गया, अब ठीक है, अब चीजें नॉर्मल करते हैं। तो अचानक से आपका बीपी नॉर्मल, आपका पसीने आने बंद हो जाते हैं, आपकी भूख लगनी चालू हो जाती है, मतलब सब कुछ आपका धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम नाम क्या देते हैं? इस सिस्टम को कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी ये अपने आप काम करता है, ये आपकी इच्छा से नहीं चलता, ये इनवॉलेंट्री है, ठीक है। ये दोनों चीजें अपने आप काम करेंगी, यानी अनैच्छिक कार्य करती हैं। क्या इसमें कोई भी डाउट किसी को? ये ऑटोनॉमिक सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया? ये चीजों को नॉर्मल कराता है, यानी सामान्य परिस्थिति में लेकर के आता है, और सिंपैथेटिक वाला स्ट्रेस के टाइम पर बनता हुआ नजर आता है। जल्दी से बताइए। गुंजन साइंस के रिकॉर्डेड बैच का हैंड रिटन नोट्स बच्चे, उसमें पूरा नोट्स आपको क्लास से ही बनवाया हुआ है, ठीक है, तो आप वहां से भी अपना नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को हैंड रिटन ही नोट्स बनवाए, सब कुछ लिखवा के पढ़ाया है आपके बैच के अंदर, तो अगर आप वहां से करेंगे वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। पीडीएफ आपकी सारी एप्लीकेशन पर ही अपलोडेड है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ। अब आते हैं इस सिस्टम के ऊपर। ये आपको तनाव वाली कहानी तो देखो समझ में आ गई। दूसरी कहानी कह रही है सोमैटिक यानी देहिक तंत्र का तंत्र। मैंने एक एग्जांपल आपको समझाना है, वो है सोमैटिक वर्ड के संबंध में। बायोलॉजी टफ नहीं है, मैं बायोलॉजी को आसान इसके शब्द ही बनाते हैं। शब्द में क्या है? जैसे हमने लिखा यहाँ सोमैटिक, हिंदी में लिखा है देहिक। इस शब्द से आप इतना तो समझ पा रहे हो कि अच्छा भैया सोमा शब्द आ रहा है, सोमा मतलब होता है बॉडी और देह मतलब शरीर यानी बॉडी। तो कुल मिलाकर के ये वो सिस्टम है जो हमारी इच्छा से चलेगा और हमारे शरीर के अंग इसमें काम करेंगे। जैसे कल हमने एक उदाहरण आपको दिया था, अगर कोई नहीं हो कल की क्लास में तो आज के सेशन में सुन लीजिए। सोमैटिक मतलब होता है देह, जिसमें हमारा शरीर काम करे। कि अब जैसे मान लीजिए आपके सामने रखा है कुछ बढ़िया सा खाना पीना, बर्गर रखा है, पिज्जा रखा है, जो भी रखा है, आपकी बॉडी ने उसको देखा। बॉडी में कौन देखेगा? आपकी आंखें देखेंगी। आपकी आंखों ने जब उस बर्गर पिज्जा को देखा, भले ही आपने खाना खा रखा था लेकिन फिर भी आपको मन कर गया खाने का, तो आंखों ने ब्रेन तक एक सूचना पहुंचाई कि यार बढ़िया सा सामान है ना, बर्गर रखा हुआ है, आज तो मन कर गया खाने का। तो आपका ब्रेन क्या कहेगा? ब्रेन इस पूरी चीज को प्रोसेस करेगा, यानी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये इस पूरे पार्ट को प्रोसेस करेगा और बोलेगा यार ठीक है ना, बंद कर रहा है तो चल ठीक है, हाथ आगे बढ़ा और उठा के खा ले, है ना, पालक पनीर हो या जो भी हो, जो भी आपके सामने बढ़िया सी आपकी स्वादिष्ट चीज रखी हो। तो आप जब ऐसी कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो उसमें हमारा ब्रेन प्रोसेस करके फिर हमारे हाथों तक सूचना को पहुंचाता है कि जनाब हाथ आगे बढ़ाइए, उठाइए और खा लीजिए। इसे कहते हैं सोमैटिक, जिसमें हमारे अंग काम करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं। तो ये अपनी इच्छा से होता है। अब मान लो उस व्यक्ति के सामने भले ही बर्गर रखा हो, वो ठहरा जिम वाला, है ना, उसको अपना चीट डे नहीं बनाना, तो उसका मन है, वो दिमाग को समझा लेगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो जिम जाऊंगा, मैं ये चीज सारी चीजें नहीं खाऊंगा, मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, मुझे मोटा नहीं होना है। तो सिंपल सी बात है, आप इसमें अपनी इच्छा रख सकते हैं, आपका वॉलंटरी प्रोसेस है, ये ऐच्छिक प्रतिक्रिया होती है। ये कैसा होता है? वॉलंटरी। इसे आप कह सकते हैं कि ये ऐच्छिक है, ठीक है, आपकी इच्छा के अनुसार ये देखा जाता है। तो दो प्रकार के जो नसों के सिस्टम बने, पेरिफेरल में सारी नसें आती हैं। ये नसें या तो काम कर रही होंगी देहिक, या काम कर रही होंगी स्वायंत्र वाली ऑटोमेटिक तरीके से। क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताओ मुझे एक बार। क्यों भाई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आज का?
पहला कॉन्सेप्ट जो हमने समझा है, क्या वो समझ में आया? देखिए ये कहानी चलती है देहिक तंत्रिका तंत्र में। इस व्यक्ति की आँखों के सामने सिर्फ़ एक पानी का ग्लास रखा है, जिसको देखकर इसकी आँखें सूचना पहुँचा रही हैं इसके ब्रेन तक कि यार पानी पी लेना चाहिए, है ना? ये तो पानी है मैम। तो इसने हाथों तक वापस से ऑर्डर आया और हाथों ने पानी का ग्लास उठाया और पी लिया। ये सिस्टम कहलाता है देहिक यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसी को कहते हैं आपका सोमैटिक, क्योंकि पूरे शरीर के अंग काम कर रहे हैं। ये ऑर्गन नंबर 1 है और ये ऑर्गन नंबर 2 है। यहाँ से सूचना जाएगी इन सेंसरी या एफरेंट नाम की नसों के माध्यम से, जिन्हें संवेदी भी कहा जाता है, और ये संवेदी नसें ब्रेन तक आपके इन्फॉर्मेशन को लेके जाती हैं। ये आपका पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। यहाँ से कुछ हमारी मोटर नसें होती हैं, जिन्हें इफेरेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये नसें वापस लेकर के सूचना को दूसरे अंग तक आती हैं। इसी को कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। हाँ जी, क्लियर? समझ गए? तो एक थम्स अप का साइन जल्दी से शेयर कर दो। तो मैम कुल मिला के देखो हमारी बॉडी में कितने सिस्टम हैं, अपन समझ गए भाई साहब, एक सेंट्रल और एक पेरिफेरल। ये केंद्र में काम करता है, ये तो है ही पूरा सीपीयू, वो बैठा हुआ सारे सपोर्ट को संभालता है। इसका चार्ट बना लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? अब मुझे आप में से ही कई लोग यहाँ पर जो उपस्थित हैं, आप में से एक आंसर चाहिए कि मैम हमने एक वर्ड सुना है जिसे कहते हैं दिल और दिमाग। आपने मूवीज देखी हैं? सॉरी, मूवीज में क्या होता है कि मैम कई बार ना हमारा एक हमशक्ल बना के तैयार कर देते हैं और उन दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा होता है और वो दोनों क्या बोलते हैं कि भाई एक दिल की आवाज़ है, एक दिमाग की आवाज़ है। कहते हैं कि नहीं कहते कि मैम एक दिल की आवाज़ है और एक दिमाग की आवाज़ है। एक तरफ आप प्रैक्टिकली सोच रहे होते हो, एक तरफ आप इमोशनली सोच रहे होते हो। क्या सच में ऐसा होता है कि मैम दिल तक का मतलब ब्रेन का तो मामला समझ गए कि दिमाग कुछ कह रहा है, ये दिल की आवाज़ कौन-सी होती है? क्यों भाई? क्या ये चीज़ सही है? क्या ये पोर्शन कहना सही है कि भैया दिल से आवाज़ आ रही है? अभी 2 क्लास पहले बताया था कि दिल का काम मात्र आपके रक्त को पंप करने का होता है। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैम ये जो हमारा दिल है, ये आवाज़ निकाल रहा है या इसकी कोई फीलिंग्स आ रही हैं? नहीं ना, अभी कल को कहने लगो फेफड़े कह रहे हैं, कल को कहोगे गुर्दे कह रहे हैं, गुर्दे की आवाज़ आ रही है, नहीं। एक्चुअली में एक आपकी बॉडी का ब्रेन होता है जो सारे फैसले लेता है, जो हर एक चीज़ को नियंत्रित करता है। आपके जितने भी जीवन के डिसीजंस हैं, वही सँभालेगा, वही काम करेगा, जिसको हम कहते हैं मानव का मस्तिष्क। दिल का काम क्या है? सिर्फ रक्त को पंप करना। लेकिन एक आवाज़ होती है ना, एक आप भी जानते हो कि मैम एक इंटरनली आवाज़ आती है, एक अंदर से ही कहते हैं यार सिक्स सेंस नहीं हमारा कह रहा कि आज ये काम करना चाहिए ना, आज मन नहीं कर रहा, जैसे तुम मन का भी नाम देते हो। ये एक्चुअली में होता क्या है, इसे हम गट फीलिंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? गट फीलिंग। सुने हैं कि नहीं? अब ये दिल, मन, फेफड़े, गुर्दे इन्हें तो हटा दो, लेकिन हाँ, इसको हम गट फीलिंग के नाम से यहाँ पर कह सकते हैं। अब क्या होती है ये गट फीलिंग? आइए इसे भी जानते हैं। गट का मतलब क्या होता है? आपका अमाशय, हमारी आंतें और अमाशय, पेट और आंतों को मिला करके हम बात करते हैं या गट के संबंध में, ठीक है? आपका एक ब्रेन जिसको हमने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बैठा हुआ है, यानी एक दिमाग तो बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ है। इसे तो हम कहते हैं कि भैया इसके अंतर्गत हमारा ब्रेन आता है, लेकिन आपकी बॉडी में एक दूसरा दिमाग भी होता है, एक सेकंड ब्रेन भी पाया जाता है, जो कि कहाँ होता है? हमारे इस गट के अंदर, इस गट के अंदर, यानी कि इस टाइप के नर्वस सिस्टम को नाम दिया जाता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। क्या ये बात आप में से कोई जानता था कि नहीं? जल्दी से मुझे बताओ। एंटेरिक नर्वस सिस्टम, एंटेरिक शब्द किसके लिए आया मैडम? आंतों के लिए आया, हमारे अमाशय व आंतों के लिए। और ये मजाक नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है मैम, ये वाकई में होता है। ठीक है, आप लोग यूजुअली कहते हैं ना ब्रेन से हम जो भी फैसले लेते हैं, ब्रेन काम करता है। एक हमारी इंटरनली ये गट फीलिंग होती है, जिसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और क्योंकि इसका कोई भी कनेक्शन आपके ब्रेन से नहीं होता, मतलब ये आपका बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम करता है, इसका इससे कोई भी रोल नहीं होता। इसका काम कैसा होता है? एकदम इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से काम करता है ना? स्वतंत्र रूप से काम करता है। यानी इसके फैसले हमेशा अलग मिलेंगे और उस ब्रेन के फैसले हमेशा अलग मिलेंगे। इसकी आवाज़ अलग आएगी, उसकी आवाज़ अलग आएगी। तो ये जो 2 आवाज़ें आती हैं ना, वो दिल से नहीं आती, वो मन नहीं है, वो हमारी ये गट फीलिंग होती है, जिसे हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ? तो अगर प्रश्न आ जाए कि सेकंड ब्रेन किसे कहते हैं, तो सेकंड ब्रेन इसको कहा जाता है। हाँ जी, ये क्लास ऑल एग्जाम्स के लिए है। आप में से मेरे जितने भी यहाँ भाई बंधु बैठे हैं, अगर आप एसएससी का कोई भी 2025 में एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, आप रेलवे के किसी भी एग्जाम को फोकस कर रहे हैं और साथ-साथ में मैडम हम किसी भी अन्य स्टेट पुलिस या कोई और एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, तो 2025 में आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपकी महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है? कोई समस्या तो नहीं है? सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, सारे एग्जाम्स में। अब गट फीलिंग आएगी तो एनटीपीसी अलग से तो देगा नहीं और सीएचएसएल अलग से तो देगा नहीं मैम। क्वेश्चंस का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है? चलो, तो इस पार्ट को कहते हैं सेकंड ब्रेन। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ जाए दूसरा ब्रेन किसे कहते हैं, तो ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है। कहाँ होता है? आपके गट में, अमाशय में, और बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करता है। इसीलिए वो जो हम शक्लों की आवाज आती है वो अलग अलग आती है हमेशा। करेक्ट? जी हाँ, तो इसे हम नाम देते हैं। ठीक है, अब चलो कुछ सवाल तुम्हारे लगा देते हैं, इनके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग ही बताने वाले हैं। चलिए, ये अगर समझ गए हैं तो फटाफट से एक आंसर देंगे कि मैम इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और सेशन को जिस किसी ने भी शेयर नहीं किया, एक बार बढ़िया से जाओ और जल्दी जल्दी से शेयर करके आ जाओ अपने भाई बंधु दोस्त यार सभी तक, फटाफट से शेयर करके आ जाओ। मजा आ रहा है कि नहीं मैम? ये बिल्कुल अलग तरीके से हम सारे कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं। चैप्टर तो अब तक खूब पढ़ लिए है ना? बताइए भाई, इनमें से कौन-सा पश्चिम मस्तिष्क का भाग नहीं है? कल भी मैंने ये सवाल आपसे पूछा था, है ना? कल भी आप लोगों ने इसका आंसर बढ़िया दिया था। बताइए क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? और कल के होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बहुत शानदार आया, बहुत बढ़िया आया, बहुत खूबसूरत। ऑफलाइन क्लासेस मुखर्जी नगर दिल्ली में होती हैं आपकी, ठीक है? ऑनलाइन तो मैम रोज़ सुबह 11 बजे अटेंडेंस लगानी ही लगानी है। करेक्ट? कौन-सा नहीं है पश्चिम मस्तिष्क का भाग? तो भैया हाइपोथैलेमस नहीं है। हाइपोथैलेमस किसका भाग होता है? ये मैम फोर ब्रेन का भाग होता है, अग्रह मस्तिष्क, ठीक है? जहाँ सेरेब्रम आता है, जहाँ थैलेमस आता है और जहाँ पर हाइपोथैलेमस आता है। बाकी के तीनों हमारे क्या हैं? पीछे की तरफ, यानी बिल्कुल बैक पोर्शन पे ब्रेन के पाए जाते हैं। तो ये पार्ट्स हमारे हाइंड ब्रेन के कहे जाएंगे। इज दिस क्लियर? ये आपने ब्रेन के तने के तौर पर इसको देखा भी था यहाँ पर।
चलो भाई अगला सवाल बताओ, सीजीएल 2020 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन, इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है, मस्तिष्क का ही भाग नहीं है, बताइए जरा, करो करो, चलिए। तो आपसे और आदित्य सर से मिलना है, कहाँ आना पड़ेगा बेटा, ऑफलाइन ऑफिस आप लोग का है बत्रा सिनेमा पे है ना, कोई डाउट हो आप वहाँ पूछ सकते हो अगर आप आते हो तो। क्लियर, पिन्ना आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। मेड्यूला पॉन्स थैलेमस तीनों ब्रेन के पार्ट है, लेकिन पिन्ना नहीं है, तो पिन्ना है कहाँ पे, जरा ये भी बता दो मैम, पिन्ना किसका भाग होता है। अगर ये ब्रेन का पार्ट नहीं है लेकिन ये पूरे खोपड़ी का पार्ट है, ये आपके कान का बाहरी भाग होता है, जिसे ईयर पिन्ना कहते हैं, जहां पर झुमके पहनते हुए देखा होगा है ना, ईयर का पार्ट है ईयर पिन्ना, इसको बाहरी कान कहा जाता है, ये वाला हिस्सा मैम ईयर पिन्ना कहलाता है, आउटर ईयर बाहरी कान के नाम से ये जाना जाता है, और एक प्रकार का वेस्टिजियल अंग है। पूछ ले कि इसमें आपका कौन सा टिश्यू है तो बता देना, यहाँ पर इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है, उपास्थि से बना होता है, जो कि इलास्टिक उपास्थि आपकी देखी जाती है, तो ये भाग कहलाएगा ईयर पिन्ना का बाहरी कान है, ठीक है, आपके बाहर की तरफ ये उपस्थित होता है। चलो हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, कल भी हमने डिस्कशन किया था। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू परफॉर्म एन एक्टिविटी सच एज पिकिंग अप अ पेंसिल फ्रॉम द फ्लोर। मस्तिष्क का कौन सा भाग किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधि को संभव बनाने में सहायक होता है, क्या लगता है आपको। अरे झुमका मतलब इयरिंग्स भाई। चलो बताओ, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, सेरिबेलम या क्रेनियम। जितने भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दूं, क्लास डेली चलती है रोज सुबह सेम टाइम 11 बजे, तो इस सेशन को मिस नहीं करना है मैम। ये 101 का शगुन जो है ना, अगर तुमने इस शगुन को पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट को याद कर लिया तो मैम जल्दी ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगा, सरकारी नौकरी भी बढ़िया से लग जाएगी, और इसी के साथ साथ फिर तुम्हारी शादी का शगुन भी तुम्हें मिल जाएगा। कितने का, 101 वाला ही आंसर आ रहा है, सेरिबेलम करेक्ट, कि मैम व्यक्ति को पेंसिल उठानी है नीचे से, तो अगर उसका पोस्चर सही होगा तभी तो वो उठा पाएगा, इसीलिए हम कहते हैं सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क, या ये आपका पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, जो पोस्चर है, जो बैलेंस है, वो आपका यही वाला भाग यहाँ पर बना रहा होता है, ठीक है। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में डैश आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करता है, क्या लगाएंगे इसका आंसर, कि मैम कौन सा ऐसा भाग है जो हमारी हर एक सिस्टम के हर एक गतिविधि को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जी हाँ, करिए आंसर। बैंकिंग में कौन सी साइंस आती है ये बताओ। बैंकिंग के लिए भी सही है, मतलब ऑल एग्जाम्स कह दिया तो बैंकिंग भी ले, बैंकिंग में साइंस आई है कभी, सिलेबस उठा के देखो एक बार, बैंकिंग में साइंस नहीं आती। ऑप्शन नंबर बी यानी कि नर्वस सिस्टम इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया भाई, तंत्रिका तंत्र ही इसका सही उत्तर कहलाया जाएगा, बहुत शानदार। अब आते हैं आपके अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमारा अगला कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से है, इस कॉन्सेप्ट को तो आप समझ गए हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमसे कह रहा है भैया, उसने ये पूछा है कि हमारी जो बच्चे होते हैं छोटे, उनकी अगर मैं हड्डियों की बात करूं, अच्छा ये कहाँ हो गया, अगर मैं हड्डियों की बात करूं तो बैकबोन में जो हड्डियां होती हैं वो कम कैसे हो जाती हैं, है ना। यूजुअली हम देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कितनी हड्डी होती है, फटाफट से बताओ। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंतर्गत कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, आप कहेंगे मैम लगभग 300 से ऊपर होती है कि नहीं, लगभग 300 प्लस बोन्स होती हैं जब बच्चा जन्म लेता है, लेकिन एडल्ट में मात्र 206 हड्डी रह जाती है। तो कहाँ गई है बाकी की हड्डियां, ये 100-150 हड्डी कहाँ गायब हो गई, 300 से ऊपर हड्डी अगर बच्चे जन्म के साथ हैं तो बाकी कहाँ गई। और दूसरा सवाल कि रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी होती है। देखिए अगर हम बैकबोन की बात करें, आपकी पूरी की पूरी बैकबोन ये हमारे जैसे ब्रेन के नीचे एक स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है, वहीं से निकलती हुई नजर आती है ना। मैं अगर आपसे बात करूं कि देखो भैया ये है हमारा ब्रेन, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर ब्रेन है, इसमें से एक पतली सी नस निकल रही है जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ये आपकी मेरुदंड है, मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानी जाती है, और इसके दोनों तरफ ही हमारी क्या है, रीढ़ की हड्डी है। ये रीढ़ की हड्डी आपके पूरे हिस्से में, पूरे जो चेस्ट कैविटी है, नीचे एब्डोमिनल कैविटी है, पूरा बैकबोन का हिस्सा बना करके रखती है। आपका इस पूरे हिस्से के अंदर टोटल मिलाकर के 26 हड्डियां होती हैं, जिन्हें हम याद करते हैं 5 भागों के अंदर, है ना। अंकिता पाठक कह रही है मैम बाकी की टूट जाती हैं, क्यों भाई, बच्चे को पहले ही पैदा होती कबड्डी खिलाना शुरू कर देते हो कि मैम नहीं टूट गई हड्डियां, नहीं टूटती नहीं है, फ्यूज हो जाती है, जुड़ जाती हैं। आइए जानते हैं कैसे। जैसे आप देख रहे हैं ना, हमने इस पूरे गर्दन से जुड़ी हुई रीढ़ की हड्डी आपकी शुरू हो रही है, इस हड्डी की मदद से ही व्यक्ति आइट साइड थोड़ा बहुत जो भी मूवमेंट कर पाता है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसका मूवमेंट हम देख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ देखो ये पूरी की पूरी बोन्स का स्ट्रक्चर होता है। अब सारी हड्डी एक साथ तो मैम याद नहीं हो सकती, हमने इसे 5 भागों में बांट दिया। 5 पार्ट यानी कि जो गर्दन से शुरू हो रहा है उसकी पहली 7 हड्डी जिसको हम सर्वाइकल की हड्डियां कहते हैं। आप भी जानते हो ना कि अगर मैं सर्वाइकल की बात करूं यहाँ पे, तो कई बार लोग कहते हैं सर्वाइकल पेन हो रहा है, ठीक है। सर्वाइकल पेन का मतलब क्या होता है कि मैम उसके गर्दन वाले क्षेत्र में क्या हो रहा है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो देखिए जरा, ये जो गर्दन से शुरू होती हुई यहाँ इतनी हड्डियां आती हैं, ये 7 हड्डी होती हैं जो कि सर्वाइकल वाले हिस्से की कही जाती है, ठीक। इसके बाद यहाँ से ये पूरा हिस्सा जिसमें पसलियां आती हैं वो हमारा वक्ष क्षेत्र होता है, चेस्ट कैविटी होती है, जिसको हम नाम देते हैं थोरैसिक कैविटी, और इसमें लगभग 12 हड्डी जो है वो यहाँ पर पाई जाती है। तो पहले हिस्से में 7, दूसरे हिस्से में 12 हड्डी, फिर हमारा एब्डोमिनल यानी उदर क्षेत्र आता है, जिसको हम कहते हैं हमारा पेट वाला जो एरिया है वो आता है। देखो कुछ ऐसे हड्डियां लगी होती हैं, देख रहे हो, ये हड्डी है और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है मैम, हमारी पसलियां जुड़ी हुई हैं। डायग्राम दिखाई दे रहा है सभी को। हाँ जी, इसेंशियल अमीनो एसिड्स 10 होते हैं, वैसे देखा जाए तो 8 है, उनमें से 2 आपके अर्ध सेमी इसेंशियल की श्रेणी में आ जाते हैं। चलो इधर देखो, दिख रहा है। तो मैम ये है हमारी रीढ़ की हड्डी, और इसी को मैंने क्या किया, 5 भागों में पूरा का पूरा विभाजित कर दिया, कुछ इस प्रकार से देखिए। देखो भाई, पहला हिस्सा जिसको हमने कहा सर्वाइकल, ये 7 हड्डी सर्वाइकल की है। फिर उसके बाद ये जहां तक पसली आती है, 12 जोड़ी पसली होती है, और उतनी ही 12 हमने क्या बना दी, ये रीढ़ की हड्डी जो पसलियों से जुड़ी हुई है। तो ये हिस्सा किसका है, पसलियों वाला हमें दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहते हैं थोरैसिक क्षेत्र या वक्ष वाला क्षेत्र कहा जाएगा। इसके नीचे जो 5 हड्डी आपको दिख रही है, ये उदर वाला क्षेत्र होता है, जिसको हम नाम देते हैं आपका लुम्बर,
ठीक है, पेट वाला एरिया आ जाता है, पेट और आते आ जाती है, फिर नीचे कूल्हे की हड्डी आती है जिसे हम कहते हैं सैक्रल, और लास्ट में एक पूंछ वाली हड्डी जो पहले कहते थे पूर्वजों में पूंछ हुआ करती थी, अब तो नहीं है, उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एक पूंछ वाली कॉकिक्स नाम की हड्डी। तो कुल मिलाकर के देयर आर 26 बोन्स जो कि पाई जाती हैं, पर बच्चे से कैसे अलग है इसको भी समझ लेते हैं। ये डायग्राम सबको क्लियर हो गया तो एक थम्स अप का साइन भेज दो मुझे फटाफट से, और इस चार्ट को बना लो जो अब बनाया जा रहा है। वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक स्तंभ, ये है हमारी रीढ़ की हड्डी। कितने भाग बताए मैंने इसके, आपको 5 भाग बताए हैं। 5 में सबसे पहला हिस्सा जो आता है सर्वाइकल, उसके बाद थोरैसिक, लुम्बर, सैक्रल और लास्ट में कॉकिक्स। ठीक है, ये 5 भाग है। इसको शॉर्ट में हम CTLSC के नाम से यहाँ पर जानेंगे। हिंदी में भी लिख लीजिए कि ये आपके गर्दन वाला क्षेत्र है, फिर ये वक्ष क्षेत्र होता है, थोरैसिक गले वाला, ये चेस्ट वाला पार्ट हो गया, फिर उधर भाग आता है जिसमें हमारा अमाशय देखा जाता है, फिर आपका ये सैक्रल कूल्हे की हड्डी यहाँ आती है, और लास्ट में ये पूंछ वाला हिस्सा, इसको टेल बोन के नाम से भी जानते हैं। टेल बोन, पूंछ वाली हड्डी कॉकिक्स कही जाती है। क्लियर। अब जब बच्चा जन्म लेगा ना उस समय पर, सुनो जरा, जब बच्चा जन्म ले रहा है उस समय पर अलग और किसी वयस्क मनुष्य में अलग होती है। आपने कहा किसी इन्फेंट के अंदर या किसी न्यू बॉर्न के अंदर, और दूसरा एडल्ट के अंदर। जब बच्चा पैदा हुआ है तो उस समय पर उसके पास 7, 12, 5, 5, 4 टोटल मिला के कितनी हड्डी हो गई मैम? 33 बोन्स हो गई। बोलो हाँ कि ना, फटाफट से बताओ एक बार। ठीक है मैम, उस समय इसकी ये 7 होती है, ये 12 होती है, ये 5 होती है, ये 5 होती है और ये 4 होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा ना, ये 7 तो 7 ही रहेंगी, ये 12 12 रहेंगी, ये 5 5 रहती है। मगर ये जो नीचे की तरफ 5 लिखी है, ये फ्यूज होकर के अकेली एक रह जाती है, और ये वाली 4 भी फ्यूज होकर के अकेली एक रह जाती है। कुल मिला के अपने पास जो रीढ़ की हड्डी है वो कितनी है? 26 देखी जाती है। आपको इसको सिंपल तरीके से याद रखना है। 5 हड्डी है, बच्चे में अलग और बड़े में अलग। एक कोड याद रख लेना तो तुम्हें बाकी की अपने आप याद हो जाएंगी। CTLSC 7 12 5 1 1, 26 हड्डियों का सेट है। ठीक है, लास्ट वाली 2, 5 और 4 थी जो कि फ्यूज होकर के अकेली एक रह जाती है। जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो आशिफ खान, कितनी क्लासेस होंगी? क्लास तो डेली चलेंगी, और क्लास होंगी उस आधार पे जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है जी, चलो। क्या यहाँ तक कोई डाउट? फटाफट से बताओ। ये 5 हड्डी समझ में आ गई? तो रीढ़ की हड्डी कितनी है भाई? 26 हड्डियां होती हैं। कितने भागों में बटी हैं? 5 भागों में बटी हैं, और साथ साथ में इनका नाम क्या है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं थ्योरी कर जाया करो। इसी वादे के साथ तुम्हें पूरी तैयारी कराते हैं कि इस बार रेलवे का कोई भी पेपर आ जाए और साइंस आ जाए, चाहे एसएससी का आए, चाहे कोई और अन्य स्टेट एग्जाम हो, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। तुम्हें कुछ और नहीं पढ़ना, तुम बस क्लासेस पढ़ लो, नोट बना लो, रिविजन कर लो, बस इतना काम अगर आपने कर लिया ना तो इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं करना है। प्रैक्टिस करो, बाकी ज्यादा से ज्यादा जहां जहां कर सकते हो। ठीक है, भेजिए एक थम्स अप का साइन जल्दी से। और मुझे एक बात और बताइए, आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो रेलवे में ग्रुप डी या एनटीपीसी के एग्जाम को फोकस बनाए हुए हैं? कौन कौन कर रहा है रेलवे की तैयारी? जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी जल्दी से। अमन कुमार, कल हो जाएगी सर की क्लास। बहुत शानदार भाई। प्रयागराज आएंगे, देखिए बिल्कुल आएंगे, लेकिन अभी आपसे भी मैं ये कहूंगी, देखो महाकुंभ है मैम, 144 साल बाद कहीं जाकर के बाद में आएगा है। 12 साल के बाद तो आपका अर्धकुंभ आ जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ महाकुंभ है, और आप भी जाइए। अगर आप में से भी कोई ऐसा है जो सोच रहा है नहीं मैम कर्म पहले या धर्म पहले, ठीक है आपका कर्म जो है वो चलता रहेगा, लेकिन क्योंकि ये जो धर्म की बात है ना, ये आपकी अब इसके बाद तो देखो अपने जीवन में तो दोबारा नहीं आनी है, और हो सकता है अगले आने वाली पीढ़ियों के भी 2-3 पीढ़ियों तक ये महाकुंभ फिर ना आए, तब तक कलयुग आ जाएगा। और कलयुग में तो मैम कौन धर्म को मान रहा है, कौन गंगा को मानेगा, है ना? मानेगा कि नहीं माता के नाम से? तो आप अभी अगर प्रॉपर्ली अपनी तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, आपका कर्म है, बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन साथ में एक बार अपने माता-पिता को लेकर ज़रूर जाइएगा, स्नान ज़रूर करके आइएगा, ठीक है? और हम भी जाएँगे, बाकी आपको बता देंगे जब जाएँगे, लेकिन उससे पहले आप भी अपनी तैयारी करते रहिए, एक दिन का समय ज़रूर निकालिएगा जाने का, ठीक? खो जाएँगे तो मैम ये देखो, इन्हें तो खोने की चिंता है। वैसे मैम इन्हें अधिकारी बनना है, एसएससी का पेपर देना है, कल को ये लग गए अपने है ना सीजीएल में ऑफिसर बन गए, तो कैसे खो जाओगे? दूसरे खोए हुए लोगों को ढूँढ करके लाओगे। चलो, तो इसे कहते हैं आपका सेकंड कॉन्सेप्ट, जिसको रीढ़ की हड्डी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। कुल मिलाकर के ये इसके भाग यहाँ पर देखे जाएँगे। सो आई होप कि कोई डाउट नहीं है। हाँ भाई। अब सवाल ये आता है कि हमारी अगला कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, अगला कॉन्सेप्ट ये है, व्हाट अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन रेलवे साइंस। सब कुछ कराया जा रहा है। आपका रेलवे का नया बैच भी शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं, रेलवे का सामान्य विज्ञान पूरा कंप्लीट किया जा रहा है दोनों चीजों के माध्यम से। चाहे आपकी नए बैच की अनाउंसमेंट हो, नया जो आपका बैच है वो भी अभी आ चुका है रेलवे की, जिसकी क्लासेस शुरू होने वाली है परसों से, मतलब परसों से नहीं, कल से। कल से इस बैच में नई क्लासेस शुरू है। एक कॉन्सेप्ट नंबर 27 पसलियां तक तो पता है, लेकिन रिप केज में क्या क्या आता है, आइए इस चीज को भी यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। तुम्हें अगर प्रैक्टिस करनी है ना, मेरी तरफ से वन शॉट सोल्यूशन है, इसकी प्रैक्टिस कर लो। आपके सारा काम थ्योरी यहाँ पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ बढ़िया से। ठीक है, रिब केज क्या है आइए जरा इसको जान लेते हैं भाई। अब उससे पहले एक सवाल और मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, एक सेकंड रुकिए। देखो भाई, पसलियों का पिंजरा किसको कहते हैं? क्या है पसलियां और क्या है पसलियों का पिंजरा? रिब केज। मैम ऐसा कुछ सिस्टम आता है जब हम बात करते हैं रिब केज के बारे में। रिब्स मतलब पसलियां। आपको पता है कि हमारी जो पसलियां होती हैं वो आगे की तरफ एक हड्डी होती है जिसको कहते हैं स्टर्नम। ये हड्डी देख रहे हो, ये टाई के आकार की हड्डी दिखाई दे रही है कि मैम ऐसा लग रहा है मानो एक टाई लगा रखी हो। आप प्रॉपर टाई पहनते हैं चेस्ट में, बिल्कुल उसी आकार की एक हड्डी है जिसका नाम होता है स्टर्नम। इस पुरोस्थी या स्टर्नम नाम की हड्डी से हमारी पसलियां आगे आकर के जुड़ती हैं, और पीछे से ये जुड़ी होती हैं रीढ़ की हड्डी के साथ, है ना? रीढ़ की हड्डी के साथ। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसा हिस्सा आपको देखने को मिल जाता है जिसको हम नाम क्या देते हैं आप लोगों का रिब केज।
केज। इस रिब केज के अंदर हमारी पसलियां भी आती हैं, ये स्टर्नम नाम की बोन भी आती है, और साथ में पीछे की तरफ ये जो रीढ़ की हड्डी आप देख पा रहे हो ना, ये भी यहाँ पर आती है। शबनम नहीं है, ये स्टर्नम है, इसकी सुन लो यार, शबनम नहीं है, ये स्टर्नम नाम है, ठीक है। अभी इसको लिखवा भी देते हैं। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से आप लोगों की जो हड्डियां हैं ये व्यवस्थित होती हैं, जिसको हम पसलियों के पिंजरे के नाम से यहाँ पर जानते हैं। कोई डाउट किसी को? देखिए भाई, जब हम रिब्स की बात करते हैं, पसली की बात करते हैं, तो हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। कितनी? 12 जोड़ी। संख्या में कितनी है? 24। भाई हड्डियों की पूछेगा तो कितनी होंगी? 24 हड्डियां होंगी, और जोड़ी में पूछेगा तो मैम 12 हड्डियां यहाँ पर होती हैं, 12 जोड़ी यहाँ पर होती हैं, है ना। इसमें अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के पहले से लेके 7वें वाली तक की, फर्स्ट टू 7 पेयर जो होती है, उसे कहते हैं ट्रू रिब, यानी सच्ची पसली। कि मैडम ये भी सच्ची है? हाँ। क्यों है सच्ची? इसको भी सुन लो। आपने कहा कि मेरे पास कुछ इस प्रकार से ये बोन दिखाई दे रही है, ठीक है। इस बोन को मैंने कहा स्टर्नम, STERNUM, उरोस्थी कहते हैं इसको हिंदी में। सुन लेना, इसके साथ जुड़ी हुई है हमारी पसलियां। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हड्डियां डायरेक्टली किससे आकर के जुड़ती हैं? हमारी स्टर्नम से जुड़ती हैं। लेकिन पसली तो 12 जोड़ी है, तो मैम बाकी वाली कहाँ गई? है ना, बाकी वाली कहाँ गई? तो बाकी वाली जो होती हैं वो एक्चुअली में डायरेक्टली नहीं जुड़ती, वो मैम इनडायरेक्टली जुड़ती हैं। जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये रही पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5 6 और 7, ये तो डायरेक्ट जाकर के स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं। लेकिन नीचे वाली नंबर 8 9 और 10 को ध्यान दो, इन्होंने हाथ थाम लिया किसका? 7वीं वाली का। बोली यार तुम्हें पकड़ लेते हैं, आगे तक तो हाथ जा नहीं रहा। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने 7th वाले के साथ कनेक्शन बनाया, इसीलिए इसको हम झूठी पसली के नाम से जानते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, कार्तिक अभी इंग्लिश में नहीं है, हिंदी माध्यम में है, वो आप अपना ऑर्डर कर सकते हो। अपडेटेड है, अपडेटेड कंटेंट के साथ आप लोग की मिल जाएगी, ठीक है। साइंस स्पेशल बैच की टाइमिंग कल से शुरू हो रहा है, आप लोग का सुबह 10 बजे क्लास रहेगी, ठीक है। तो मैम ये पहली वाली जो 7 है इनको हम कहते हैं सच्ची पसली यानी ट्रू रिब्स, और नीचे वाली जो 3 हमें दिख रही हैं, क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे हाथ नहीं थामा है, इन्होंने पकड़ा हुआ है 7वें वाले का हाथ, इसीलिए इनको हम कहते हैं झूठी पसली, फॉल्स रिब्स, कि भैया ये तो झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है ना, ये क्या है? झूठी पसली है। और इसके नीचे भी देखो 2 हड्डी दिख रही होंगी, ये 11वीं और 12वीं नंबर की दिखाई दे रही है सभी को, ध्यान दीजिए, लास्ट वाली दोनों, भाई ये तो जुड़ी नहीं रही आगे किसी से, ये तो मैम अकेली यहीं खड़ी हुई है, इसको नाम दिया जाता है तैरती हुई पसलियां, क्योंकि इन्होंने आगे किसी से भी कनेक्शन नहीं बनाया हुआ, ये सिर्फ तैर रही है सिस्टम में। पीछे की तरफ से सारी की सारी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ी हुई है, पीछे की तरफ कोई बिल्कुल लोचा नहीं हो रहा मैम। आगे की तरफ से पहली वाली 7 स्टर्नम से है, बाकी की तीनों ने 7वीं वाली का हाथ पकड़ लिया, और आखिरी वाली तीनों को मतलब ही नहीं है, भैया तुम जाओ, मैं तो हम अपना अकेले ही मजेदार है यहाँ पे। कभी कभी लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी चोट लग जाती है, कुछ ऐसा होता है ना, तो व्यक्ति की पसलियों पे अगर चोट आती है तो इन दोनों को ऑपरेशन के बाद निकाल भी दिया जाता है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर 11वीं और 12वीं पसली को निकाल दिया जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी कौशल जी, बिल्कुल। तो इसे कहते हैं मैम हमारी तैरती हुई पसलियां। तो इसीलिए हम जरा इसको लिख लेंगे, 1st to 7th वाली सच्ची है, नंबर 8 9 और 10 इन्हें कहते हैं फॉल्स रिब्स, यानी झूठी पसली। वो पूछ ले तो आपको पता तो होना चाहिए कि भैया कौन सी झूठी है कौन सी सच्ची है, झूठी पसली। और नंबर 11 और 12 को क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स, तैरती हुई पसलियां, ठीक है, तैरती पसली। तो कुल मिलाकर के हमारी